नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसीमीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पार्थोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड का यूनिट सेकंड में आता है। इसके बारे में हम पढ़ें। इसमें हम देखेंगे पार्थोजेनेसिस क्या होता है। आगे हमने पिछले के साथ में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जितने भी एनिमल किंगडम में सभी में स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है और म्यूसिस डिवीजन के द्वारा भी हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड गैमेट्स मेल गैमेट्स में स्पर्मा फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट्स में ओवम का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म और ओवम ये दोनों ही फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। पार्थोजेनेसिस के बारे में लॉक्ड साइंटिस्ट ने बताया था कि कुछ एनिमल्स में एग्स का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना ही होता है और फर्टिलाइजेशन के बिना ही होता है, तो इसमें डेवलपमेंट के लिए यह इवेंट पार्थोजेनेसिस कहलाती है। और इसके द्वारा जो एनिमल फॉर्म होता है उसको पार्थेनोट कहते हैं। पार्थोजेनेसिस के बारे में ही बेटी ने भी 1967 में बताया था कि पार्थोजेनेसिस वह क्रिया है जिसमें एग्स का डेवलपमेंट स्पर्म के आनुवंशिक योगदान के बिना ही होता है। और ये पार्थोजेनेसिस किस किस में पाया जाता है। ये रिएक्शन एक नेचुरल क्रिया द्वारा होती है और ये हनी बी, वास्प, एफिड, बीटल्स और कुछ डेजर्ट लिजार्ड्स में भी पाई जाती है। पार्थोजेनेसिस की क्रिया नेचुरल रूप से हनी बी, वास्प, एफिड, बीटल्स और कुछ डेजर्ट छिपकलियों में पाई जाती है। इसके अलावा एकाइनोडर्मिटा, मोलस्का, एम्फीबिया और मैमल्स में भी पार्थोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है। इसमें हम टाइप्स ऑफ पार्थोजेनेसिस के बारे में देखेंगे कि पार्थोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है नेचुरल पार्थोजेनेसिस और सेकंड है आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। नेचुरल पार्थोजेनेसिस में क्या होता है, कुछ एनिमल्स में नेचुरल रूप से पार्थोजेनेसिस रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनके लाइफ साइकिल में एक रेगुलर इवेंट्स के रूप में होता है ये। और इसमें भी आगे पार्थोजेनेसिस को 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस और सेकंड है पार्शियल या साइक्लिक पार्थोजेनेसिस। सेकंड आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्थोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम नेचुरल पार्थोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। ये भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का पार्थोजेनेसिस प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर और बास्प में कंप्लीट कॉलोनी का जो फॉर्मेशन होता है उनका नेचुरल कंप्लीट पार्थोजेनेसिस द्वारा भी होता है। इसमें ईच मेंबर अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होता है और इनमें मैक्सिमम फीमेल्स ही होती हैं, मेल बहुत ही कम बनते हैं। इसमें हम देखेंगे तो कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस कितने टाइप्स का होता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस। फर्स्ट है डिप्लॉइड या थैलेटोकी और सेकंड है हैप्लॉइड एरिनोटोकस। फर्स्ट डिप्लॉइड को भी 2 टाइप में बांटा गया है, मियोटिक टाइप और एमियोटिक टाइप। इसमें हम पहले डिप्लॉइड के टाइप में देखेंगे डिप्लॉइड पार्थोजेनेसिस क्या होता है। इसमें जनरली फीमेल्स डिप्लॉइड अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होती हैं और एग्स में डिप्लॉइड स्टेज ओवम और पोलर बॉडी के फ्यूजन से होता है। इनमें म्यूसिस एब्सेंट होता है। डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि मियोटिक टाइप में क्या होता है। मियोटिक टाइप का सब टाइप है ऑल्टो फर्टिलाइजेशन। अब मियोटिक टाइप में क्या होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन तो होता है
लेकिन क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड अवस्था तक प्रत्यावर्तन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण होती है। तो इस ऑल्टो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें मियोसिस डिवीजन सेकंड पोलर साइट तक तो होता है, लेकिन पॉलीसाइट सेकेंडरी ओसाइट के साथ फ्यूजन हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस दोनों की फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड स्टेज अवस्था प्राप्त होती है। ये किस किस में पाया जाता है? एरेटीमिया सेलिनिया। ये भी डिप्लॉयड पार्थोजेनेसिस का मियोटिक टाइप का सब टाइप है। रजिस्ट्रेशन, इस डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या होता है। इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कॉमन होता है, लेकिन डिवीजन द्वारा न्यूक्लियस सेपरेट नहीं हो पाते और इन दोनों के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स मिडिल लाइन पर अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे डिप्लॉयड ओवम और डिप्लॉयड पोलर बॉडी बनती है। और ये किस में पाया जाता है? लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है। लेपिडोप्टेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन की स्थिति आती है। डिप्लॉयड के मियोटिक टाइप के अलावा सेकंड था एमियोटिक टाइप्स। एमियोटिक टाइप में क्या होता है? इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन एब्सेंट रहता है और प्राइमरी ओसाइट सीधे ही सेकेंडरी मैचुरेशन फेज में एंटर कर जाता है। और यह भी एक प्रकार से माइटोसिस डिवीजन ही होता है। इस प्रकार से एग्स डिप्लॉयड होते हैं और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? गौल मक्खी में पाया जाता है। कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस का सेकंड पार्ट था डिप्लॉयड के बाद में हैप्लॉयड। हैप्लॉयड पार्थोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया कि ऑर्गोजेनेसिस द्वारा हैप्लॉयड ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप हो जाते हैं। इसके द्वारा केवल मेल एनिमल ही बनते हैं। जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये हैप्लॉयड ओवम और हैप्लॉयड ओवम दोनों ही, इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। एक तरफ इसमें फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के द्वारा और दूसरी तरफ इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे तो स्पर्म के द्वारा वहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और जहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा उसमें हैप्लॉयड ओवम में हैप्लॉयड जाइगोट बनता है। फिर डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के बाद में डिप्लॉयड फीमेल और वर्कर भी बनती है, और इधर हैप्लॉयड जाइगोट से ओनली हैप्लॉयड मेल बनते हैं। पार्थोजेनेसिस किसमें पाया जाता है? एरेक्निड्स, रोटिफर्स, इंसेक्टा जो कि हाइमेनोप्टेरा, कोलेप्टेरा, इन सभी में हैप्लॉयड पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। नेचुरल पार्थोजेनेसिस के दो टाइप थे। फर्स्ट था कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस और ये सेकंड है पार्शियल नेचुरल पार्थोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थोजेनेसिस। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ओपन टाइप और सेकंड है क्लोज टाइप। नेचुरल पार्थोजेनेसिस का फर्स्ट टाइप था कंप्लीट नेचुरल पार्थोजेनेसिस और सेकंड है पार्शियल नेचुरल या साइक्लिक पार्थोजेनेसिस। अब पार्शियल नेचुरल पार्थोजेनेसिस को भी दो भागों में बांटा गया है। ओपन टाइप में ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जाइगोट होता है, ये पार्थोजेनेटिक जनरेशन द्वारा ही हैप्लो और डिप्लॉयड प्रकार का होता है। डिप्लॉयड में ओजेनेसिस द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉयड में स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब ये दोनों ही फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वो है जनरेशन का। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ही कई जनरेशन तक पार्थोजेनेसिस द्वारा ही होता है और ये पार्थोजेनेसिस डिप्लॉयड और हैप्लोडिप्लॉयड प्रकार का हो जाता है। और ये किस किस में पाया जाता है? एफिड, रोटिफर, इन सभी में ओपन टाइप से होता है। इसका सेकंड टाइप है जो इधर दिखाया गया है, क्लोज टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओरिजिन सीधे ही जाइगोट के द्वारा होता है और यह भी हैप्लोडिप्लॉयड प्रकार का होता है। जैसे कि इसमें जाइगोट के बाद में स्टेम मदर सेल और स्टेम मदर सेल से आगे
ओवम का फॉर्मेशन होता है और इधर स्पर्म का फॉर्मेशन है, और स्पर्म और ओवम फ्यूज होके ही डाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोज टाइप का पार्थेजेनेसिस गोल्ड फ्लाई में पाया जाता है। पार्थेजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट नेचुरल पार्थेजेनेसिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस की स्टडी सबसे पहले साइंटिस्ट ने की थी, वो कौन था? ब्रूसियर। उन्होंने 1847 में ब्रूसियर ने आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस के बारे में बताया। इसमें बताया कि कई एनिमल किंगडम में पार्थेजेनेसिस नेचुरल फिनोमेना से और रेगुलरली 1 या 2 सेक्सुअल जनरेशन से होता है, लेकिन कुछ केसेस में यह पाया गया कि कई फिजिकल और केमिकल फैक्टर द्वारा भी एग को डेवलपमेंट हेतु इंड्यूस करना होता है, और ये इंड्यूस करने को ही आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस के कई एजेंट्स भी होते हैं। ये एजेंट्स को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिकल एजेंट्स, सेकंड है टेम्परेचर एजेंट्स, और थर्ड है केमिकल एजेंट, और फोर्थ स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। इन सभी के द्वारा आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस होता है। फर्स्ट में फिजिकल एजेंट्स में क्या होता है? कई प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स जैसे उष्मा, अधिक विंटर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑस्मेटिक प्रेशर से ही कई एग्स को अगर नॉक किया जाए तो ये कई प्रकार के होते हैं, पार्थेजेनेसिस को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे सी अर्चिन के एग को अगर उसमें ट्रीटमेंट दिया जाए तो, या अत्यधिक ठंड में रखा जाए और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी पार्थेजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। सेकंड है टेम्परेचर। इसमें भी टेम्परेचर शॉक द्वारा स्टिमुलस किया जाता है। थर्ड है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में कई प्रकार के केमिकल एजेंट है जो कि पार्थेजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। ये केमिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, CO2, एसिड, बेसिड, न्यूट्रिशन सॉल्ट और विषाक्त पदार्थ, और कैल्शियम आयन भी इसमें आता है, और एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलिज एंजाइम, एल्केलॉइड्स, और कुछ ब्लड प्लाज्मा और बहुलनीय सार, ये सभी केमिकल एजेंट के रूप में आते हैं। फोर्थ है स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। इसमें देखा गया स्पर्म एक टोटली डिफरेंट ग्रुप का फॉर्म करते हैं, और ये एग के न्यूक्लियाई के साथ कंट्रीब्यूट भी नहीं करता, लेकिन एग ये डिवाइडिंग को स्टार्ट कर देता है। इसका उदाहरण देखा गया सी अर्चिन, इकाइनोडर्मेटा और एनलिडा, इन सभी में इसके द्वारा ही आर्टिफिशियल पार्थेजेनेसिस इंड्यूस होता है। इसमें हम देखेंगे कि पार्थेजेनेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। पार्थेजेनेसिस के सिग्निफिकेंस को 2 सीरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ पार्थेजेनेसिस और सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेजेनेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेजेनेसिस का फर्स्ट सीरीज है एडवांटेज ऑफ पार्थेजेनेसिस। इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट है सिंपल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ये सिंपल होता है और एक जनरल मेथड से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। सेकंड यूजफुल एंड हार्मफुल कैरेक्टर्स। पार्थेजेनेसिस में जीन का विनिमय नहीं होता, इसलिए म्यूटेशन द्वारा एक बार अगर यूजफुल कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो वो जनरेशन चलते रहते हैं। थर्ड है इनहेरिटेंस। पार्थेजेनेसिस के इनहेरिटेंस में क्रोमोसोमल थ्योरी का एक बहुत ही अधिक महत्व है। फोर्थ है इसमें ऑब्स्टेकल ऑफ इवोल्यूशन।
जीन विनिमय द्वारा उत्पन्न नए संयोजन पार्थोजेनेसिस में फॉर्म नहीं होते। इस कारण से जो भी वांछित कैरेक्टर्स युक्त प्रोजेनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए इवोल्यूशन में इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान भी नहीं है। फिफ्थ है एलिमिनेशन ऑफ कॉपुलेशन। पार्थोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज एग्स का डेवलपमेंट होता है, इसलिए मेल एनिमल्स की आवश्यकता नहीं होती। के बाद है कंट्रोल ऑफ सेक्स रेशो। हनी बी में मेल और फीमेल का रेशो पार्थोजेनेसिस द्वारा ही कंट्रोल बना रहता है, क्योंकि इनमें डिप्लॉइड एग्स फीमेल्स और हैप्लॉइड एग मेल में डेवलप्ड हो जाते हैं। इसके बाद है रैपिड ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, एफिड कई पीढ़ियों तक पार्थोजेनेसिस द्वारा फॉर्म होती रहती है और इसलिए इनकी प्रोजेनी तेज़ी से बढ़ती है और डेवलप्ड करती है। इसके बाद में रिलेशन टू हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी संकरित एनिमल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम सुमेल नहीं खाते, इसलिए गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में रिप्रोडक्शन का एकमात्र एक तरीका है तो वो पार्थोजेनेसिस द्वारा ही होता है। इसके बाद में रिलेशन टू पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है कि जितने पॉलीप्लॉइडी एनिमल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या अधिक होने के कारण इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। इसके लिए एनिमल्स में पार्थोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है। ये सब पार्थोजेनेसिस के एडवांटेज हैं। इसमें हम देखेंगे कि पार्थोजेनेसिस के सिग्निफिकेंस में डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बारे में हमने देख लिया, अब डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं कि क्या है। इवोल्यूशन ऑफ वीक। इसमें इवोल्यूशन वीक होता है। इसमें रिप्रोडक्शन में जीन का विनिमय नहीं होने के कारण नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए ये इवोल्यूशन के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। सेकंड, चांस ऑफ डेस्ट्रॉय। चांस ऑफ डेस्ट्रॉय के अंतर्गत क्या होता है कि पार्थोजेनेसिस एनिमल जितने भी हैं उनमें एडेप्टेशन की कमी पाई जाती है और एडेप्टेशन की कमी नहीं पाई जाती तो इनके डेस्ट्रॉय होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार इसका थर्ड है साइक्लिक पार्थोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि कई एनिमल्स में रेगुलर इंटरवल के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसी को ही साइक्लिक पार्थोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक पार्थोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है।